गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ महेश यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्वाभिमान नीट अकेडमी सीकर। तो आज अपन केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स अपने लिए इम्पोर्टेंट है और लास्ट डेज में अपन को किन टॉपिक से बेटा, किन चैप्टर से किन टॉपिक को स्टडी करना है, कौन से टॉपिक्स अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्योंकि अब मैंने जो बनाया बेटा सभी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस, वो लास्ट बेटा 15 ईयर के बेसिस पे अपन ने डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पे कि लास्ट 15 इयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट उससे पहले मैं बता देता हूँ एक बार कि कोरोना के कारण बेटा सभी की स्टडीज थोड़ा डिस्टर्ब हुई है, बट कुछ बच्चों को एक अच्छा मौका भी मिला है कि उनके कुछ टॉपिक्स रह गए हो या कुछ टॉपिक्स जिनके कमजोर थे, उन्होंने बेटा जो ये टाइम मिला उनको उसमें बैठ के अच्छे से उनको कवर किया होगा। आज वो एक अच्छी पोजीशंस पे होंगे, एक अच्छा सब्जेक्ट उनका बन चुका है, तो एग्जाम्स में बेटा उनको हेल्प मिलेगी। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी बेटा स्टडीज थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, उन्होंने जो ये टाइम मिला उसका इतना यूटिलाइज नहीं किया, उनके नोट्स वगैरह इधर उधर हो गए होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स उनको हुई होगी। बट अब एग्जाम्स ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है, 13 सितंबर को होने जा रहा है। तो अपन को इन 15 और 16 डेज जो अपने पास बचे, इनमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम में उन्होंने प्रॉपर टाइम का यूज नहीं किया। अब लास्ट टाइम में सारा रिवीजन पॉसिबल नहीं है कि अपन बैठे और सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सके। बट जो तुमने बेटा क्लास नोट्स बनाए थे उनमें कुछ चीजें अंडरलाइन की होगी, कहाँ पे स्टार मार्क लगाए होंगे, तो उनको तो अच्छे से रिवाइज करना ही है। और बाकी अपन चीजें डिस्कस करेंगे कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स अपन को पढ़ना है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में बेटा अपने 3 पार्ट है। केमिस्ट्री में अपने 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपना हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट हो गया फिजिकल, सेकंड हो गया अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन हो गया अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपन आज के लेक्चर में बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में कि फिजिकल केमिस्ट्री के सभी टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स अपन को अच्छे से रिवाइज करनी। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा ऑन एन एवरेज कितने 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम्स में आएंगे। केमिस्ट्री में टोटल अपने 45 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से अपने फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी के साथ साथ अपन को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, कैलकुलेशंस वगैरह अपन को आनी चाहिए जो अपन ने पूरे साल सीखा है। तो 15 क्वेश्चंस अपने लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे 15 क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते। अपन को बेटा नई इस टाइम पे नया कोई चीजें नहीं पढ़ने की, कोई चीजें मेरे 2-3 चैप्टर रह गई तो उनको रहने दीजिए। जो तुम्हें आता है उस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं बहुत अच्छे से उसको क्वेश्चन में वहां पे एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊंगा। और केमिस्ट्री में टाइम बचेगा, 45 क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विद इन सेकेंड्स में बेटा 5 to 10 सेकेंड्स में हो जाएंगे। जो यहाँ से टाइम बचेगा वो अपन को बायो और फिजिक्स में लगाना है। तो क्लियर होगी बात। तो अपन स्टार्ट करते हैं 1 by 1। अपन स्टार्ट करते बेटा अपना 1 by 1 यहाँ से। फर्स्ट अपना फिजिकल केमिस्ट्री का अपना टॉपिक हो गया यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री या मोल कॉन्सेप्ट जिसको अपन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसको अपन यहाँ पे, इसको अपन मोल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपन को मोल के बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह आने चाहिए कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास गिवन है तो मोल कैसे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम गिवन है तो मोल कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन अपन को नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स गिवन हो तो मैं मास कैसे फाइंड कर सकता हूँ, मोल कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर मुझे बेटा मास गिवन है तो मास से मोल फाइंड कर सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम्स, उस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन बात करेंगे कि अगर एनटीपी या एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन है तो मोल का फॉर्मूला अपना क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। नेक्स्ट वन बात करूं बेटा एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास के एक आधा न्यूमेरिकल भी अपन को देखना है। मान लो कोई भी एक एटम गिवन है,
उसके आइसोटॉप्स में उसका एटॉमिक मास अलग अलग है, तो एवरेज एटॉमिक मास उसका क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बेसिक क्वेश्चन भी यहां से आ सकता है अपना नंबर ऑफ एटम से। क्लियर होगी बात। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अपन को देखना है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपना क्या होता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट की मैं बात करता हूं। लास्ट 2019 के अंदर अपना स्टोइचियोमेट्री अपन ने अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया था। अमोनिया वाला क्वेश्चन आया था N2+3 gives 2NH3। तो स्टोइचियोमेट्री आना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस है तो स्टोइचियोमेट्री लगा सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट की क्वेश्चंस भी अपन को देखना है। कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन बेस्ड न्यूमेरिकल, अगर हाइड्रोकार्बन की कंबशंस की बात हो रही है उस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी अपन को देखने हैं। तो मेनली नंबर ऑफ एटम्स हो गया, एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन हो गया, और अपना स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चंस को अपन को बहुत ज्यादा यहाँ पे देख के जाना है, और कंबशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन तो क्लियर हो गया। तो ये अपनी बात होगी मोल कॉन्सेप्ट की। चलते ही अपना सेकेंड चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड चैप्टर क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। यहां से 1 क्वेश्चन आने की चांस है, जैसा कि मॉल कॉन्सेप्ट में अपन ने देखा था बेटा कि यहां से भी 1 क्वेश्चन अपना एग्जाम के अंदर आएगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन से भी अपना फर्स्टली मैं बात करूं, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन में अपन को देखना है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना सभी को आना चाहिए। कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन तो आनी चाहिए अपन को, जो सभी को आती भी है बेटा। नेक्स्ट हम बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की हेल्प से भी अपन को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2019 के अंदर ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड का क्वेश्चन अपना यहां से पूछा गया था। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपन को याद होने चाहिए। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उस पर अपन क्या लगाएंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अपने सारे फॉर्मूले अपन को पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात। चलते ही एन फैक्टर कैलकुलेशन। एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में भी अपन को पता होना चाहिए कि कोई भी एसिड गिवन है, बेस गिवन है, कोई सॉल्ट गिवन है, या रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर मुझे एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज आ रहा है और कितने के लिए आ रहा है, तो एन फैक्टर कैलकुलेशन भी अपन को आनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करूं बेटा मैं डिस्प्रपोजिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन टोटल 4 टाइप की होती है बेटा। अपना इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, डिस्प्रपोजिनेशन एंड सिनप्रपोजिनेशन या कम प्रपोजिनेशन। तो डिस्प्रपोजिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और वही एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये आइडेंटिफाई करना भी अपन को आना चाहिए। और एक क्वेश्चन बेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी तो उसमें एक्स वाई जेड ऐसे कुछ गिवन होगा, तो वहां पे उस रिएक्शन को बैलेंस करना भी अपने को आना चाहिए। तो यहां से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ चुका है बेटा, तो अपन को फोकस करना है यहाँ पे एक तो डिस्प्रपोजिनेशन, एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और एक बैलेंसिंग मेथड ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। इसको रिवाइज करना है। तो ये सेकंड चैप्टर हो गया अपना रेडॉक्स रिएक्शन। चलते ही अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर पे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। रिवीजन करना बेटों के बेटा बहुत टाइम लग जाएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही अपन को लास्ट टाइम में रिवाइज करके जाना है, उन्हीं के फॉर्मूले वगैरह देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बोर एटॉमिक मॉडल की। तो बोर एटॉमिक मॉडल में मुझे बेटा एक तो रेडियस के बारे में पता होना चाहिए, एक वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, एक टोटल एनर्जी इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। -13.6 Z²/n। रेडियस कितना होता है 0.529 n²/z। यहाँ पे z²/n² आएगा। तो यहाँ पे इनके फॉर्मूले वगैरह अपन को पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात। सेकेंड बात करूं मैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इसमें अपन को लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फोंड एंड हम्फ्री, उन सभी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। कौन सी रीजन में ऑब्टेंड होती है, कौन अपना बेटा अपना किसके अंदर अपना कौन अपना यहाँ पे दृश्य क्षेत्र में अपन को ऑब्टेंड हो रही है, कौन इंफ्रारेड में हो रही है, वो सारी चीजें अपन को देखना है। यहाँ पे कौन सी सीरीज अपन को अल्ट्रावायलेट रीजन में ऑब्टेंड हो रही है। वहीं से अपन को ये लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पता होना चाहिए कि n=1 पे एनर्जी कितनी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए, -13.6, -3.4, -1.51। वो चीजें भी एक बार अच्छे से देख के जानिए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम बात करूं बेटा प्लांक क्वांटम थ्योरी की। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी अपना E = h न्यू
फॉर्मूले पे बेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट है अपने लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके लिए बेटा अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी डायरेक्ट, E इक्वल टू ई नॉट प्लस क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। न्यू नॉट क्या होगी यहाँ पे दिल्ली फ्रीक्वेंसी बेटा, दिल्ली आवृत्ति होगी। क्लियर होगी बात यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन पी और 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लैम्बडा। तो इसके एक आधे क्वेश्चंस को भी अपन को देखना है लास्ट डेज में। एक बात करता हूँ बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें तुम्हारी देखी हुई बेटा, क्विकली रिवीजन हो जाएगा अपना यहाँ से। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स क्या होता है अपना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई और डेल्टा पी क्या हो जाएगा एम डेल्टा वी। यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। लास्ट में बात करता हूँ बेटा मैं क्वांटम नंबर्स की, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इनको एक बार अच्छे से देखना अपन को। और लास्ट अपना कौन सा आ गया, N+L रूल। 2019 में यही से क्वेश्चन आया था, जिस N+L रूल क्या बताएगा बेटा, एनर्जी के बारे में बताएगा। जिसके लिए N+L का मान ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अगर N+L की वैल्यू सेम है तो अपन N की वैल्यू देखेंगे, जिसके लिए N ज्यादा होगा उसके लिए बेटा एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये चीजें देखनी है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, क्वांटम नंबर को देखना है, कौन सा सेट पॉसिबल है कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है। हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसी पे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। बाकी अपना ये बोर मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, इसके फॉर्मूलेज वगैरह भी अपन को पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात यहाँ पे। चलते ही बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे फिजिकल केमिस्ट्री के। अब यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर से मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब क्या, एक क्वेश्चन तो फिक्स ही आना है, बट कभी कभार यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि ये बहुत अपने आप में बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस अपने यहाँ से बनते हैं। 1 से 2 का मतलब एक तो फिक्स आना ही है, बट सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है अपना, एक क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल इजी है बेटा चैप्टर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर होगी बात। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, केपी इज इक्वल टू क्या होता है अपना केसी आरटी की पावर क्या हो जाएगा डेल्टा एन जी। क्लियर होगी बात। तो इस रिलेशन पे कोई क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शन क्वोशिएंट क्यों होता है अपना सेम, जैसे केपी और केसी फाइंड करते हैं वैसे ही रिएक्शन क्वोशिएंट क्यों फाइंड करते हैं। अगर अपना Kc इज ग्रेटर देन Q देन रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अपन को यहाँ से रिएक्शन की डायरेक्शन पता चल जाएगी, कौन ज्यादा बड़ा है, Kc बड़ा है या Q बड़ा है। क्लियर होगी बात, दोनों बराबर है तो रिएक्शन कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है। नेक्स्ट में बात करूं मैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी K1 K2 K3। मान लो कोई एक इक्वेशन गिवन है, उसका K1 यहाँ पे K2 यहाँ पे K3, तो K1 K2 K3 में क्या रिलेशन है, सबके यहाँ पे एडिशन पे आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, रिवर्स करने पे आ रहा है तो 1/n हो जाता है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो कहाँ पे चला जाता है पावर में चला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और ली-चैटलर्स प्रिंसिपल, ये इसको अपन को अच्छे से देख के जाना है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बेटा क्या और हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे किधर आएगी फॉरवर्ड, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पे किधर जाएगी फॉरवर्ड जाएगी। क्लियर होगी बात। अगर यहाँ पे ली-चैटलर्स की बात करूँ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर कम करने पे कहाँ जाएगी फॉरवर्ड, और टेम्परेचर बढ़ाने पे कहाँ पे आ जाएगी बैकवर्ड। तो बाकी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इन सभी के रिलेशंस अपन को देखना है ली-चैटलर्स प्रिंसिपल में, लासा तेलिए का नियम। क्लियर होगी बात। तो बिल्कुल इजी चैप्टर बेटा, फिक्स क्वेश्चन है, आना है इन्हीं के ऊपर बेस्ड। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एक क्वेश्चन आना फिक्स है केमिकल इक्विलिब्रियम से। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक हो गया बेटा अपना आयनिक इक्विलिब्रियम। 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन फिक्स है और दूसरे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी आयनिक इक्विलिब्रियम में ज्यादा होती है। तो पहले अपन को पीएच एंड पीओएच कैलकुलेट करना आना चाहिए, किसके लिए, एसिड और बेस के लिए।
पीएच और पीओएच के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, किसके बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में। सेकंड बात करता हूं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, अपना कांस्टेंट केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं आयनिक के अंदर तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी भी है। कोई भी सोल्ट दे दिया, मान लो AlCl3, तो ये कितना है, एल्यूमिनियम 1 है तो 1s की पावर 1, ये क्लोरीन कितना 3 है, 3s की पावर 3 हो गया। टोटल कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27S4 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस में KSP गिवन होगा और क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी पूछेगा अपना S के बारे में। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में बात करता हूँ बेटा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस फॉर्मूला बेस्ड ऑन क्वेश्चन। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पे टोटल कितने टाइप की सॉल्ट होंगी, 4 टाइप की। वीक एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा वी स्ट्रॉन्ग, पहला हो गया बेटा अपना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, दूसरा हो गया वीक एसिड वीक बेस हो गया, तीसरा हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, चौथा हो गया वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इन चारों की फॉर्मूले अपन को पता होना चाहिए, किसके, हाइड्रोलाइसिस के। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अपना यहाँ से आएगा। नेक्स्ट में बात करो बेटा बफर सॉल्यूशन की। बफर अपने लिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट बार भी यहीं से बफर से क्वेश्चन आया था। तो बफर अपने टोटल 3 टाइप के होंगे। एक तो सिंपल बफर हो जाएगा बेटा अपना, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, एसिडिक बफर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा अपना इसी में बेसिक बफर। थर्ड कौन सा हो जाएगा, बेसिक। तो एसिडिक बफर क्या होगा, वीक एसिड होगा और इसका सॉल्ट किसके साथ होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। बेसिक बफर क्या होगा, वीक बेस होगा और इसका सॉल्ट किसके साथ होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो इस बफर की प्रैक्टिस अपन को बहुत अच्छे से करके जानी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट अपना आयनिक इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चंस मायने रखते हैं बेटा, 8 नंबर अपने। तो बिल्कुल केएसपी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के फॉर्मूले सारे पता होना चाहिए और अपना बफर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी एसिड एंड बेस की पीएच की जो सिंपल फॉर्मूलेज है वो भी अपन को देख के जाना है। क्लियर होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट बात करो आयनिक के बाद आएगा अपना थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं अपने। 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो आएगा 100% फिक्स है, बाकी सेकंड क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकता है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले अपन को रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U या डेल्टा E, अपन को एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन पता होना चाहिए। डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो यहाँ से ये रिलेशन पता होना चाहिए। वर्क डन क्वेश्चन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन के क्वेश्चंस भी यहाँ से आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, बहुत सारे बार पूछा गया बेटा। तो यहाँ से वर्क डन किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, डिफरेंट प्रोसेस के लिए वर्क डन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर होगी बात। एंट्रोपी क्वेश्चंस, अपना एंट्रोपी के बारे में अपन को बहुत अच्छे से देखना है कि एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस होती है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पूछेगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में बात करते हैं बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ हीट रिएक्शन। अब अपन को ये पार्ट अपना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना बेटा 99% फिक्स है कि कौन कौन डिफरेंट प्रोसेस के अंदर अपन को हीट रिएक्शन, जैसे कंबशन की बात हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है, हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है। तो यहाँ से इसकी प्रैक्टिस अपन को अच्छे से करनी है। नेक्स्ट में बात करूं बेटा क्वेश्चन बेस्ड ऑन दी बॉन्ड एनर्जी, कि यहाँ पे CH4 गिवन है, एक CH4 गिवन है, एक CH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी इतना गिवन है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को अपन को यहाँ से देखना है, अच्छे से। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन अपना हिस लॉ को भी अपन को देख लेना है। तो ये अपने थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको अच्छे से अपन को प्रैक्टिस करनी है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना यहाँ पे है गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट से बेटा एक क्वेश्चन आना फिक्स है, 100% एक क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब वो क्वेश्चन देखना, फर्स्ट वन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन GLD, ये अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो अपन ने देखा था कि R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2/M1 हो जाएगा। और प्रेशर भी क्यों ना, तो यहाँ पे R1/R2 किसके बराबर हो जाएगा, P1/P2 अंडर रूट ऑफ M2/M1। अब रेट में
चेंज, ये रेट है बेटा, ये रेट में चेंज वॉल्यूम में हो सकता है, तो रेट क्या हो जाएगी v1 अपॉन t1, v2 बाई t2 डिस्टेंस में हो सकता है। ये क्लियर होगी बात यहाँ पे कि इतने समय में इतना वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, तो इतने समय में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज होगा। तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बहुत टाइम हो गया बेटा एग्जाम्स में आए हुए, इसका क्वेश्चन 2012-2016 के लगभग इसका क्वेश्चन आया था, तो ये इसकी प्रैक्टिस अपन को अच्छे से करनी है। नेक्स्ट में बात करता हूँ वॉन डर वाल गैस इक्वेशन फॉर डिफरेंट प्रेशर्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपना। आइडियल गैस इक्वेशन क्या, PV इक्वल टू nRT, तो वॉन डर वाल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, P प्लस n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NV इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रेशर्स की कंडीशंस पे इस रिएक्शन से अपना क्या रिलेशन आएगा, वो चीज ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बेटा ये अपनी चीज। नेक्स्ट में बात करता हूं सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉन डर वाल कांस्टेंट, ए और बी के सिग्निफिकेंस भी पता होना चाहिए। ए अट्रैक्शन कोफिशिएंट, बी कौन सा, रिपल्सन कोफिशिएंट। जो ग्राफ आते हैं ना बेटा हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, ये अट्रैक्शन कोफिशिएंट, ये रिपल्सन कोफिशिएंट, वो चीजें भी अपन को यहाँ से देखनी एक बार। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बारे में देखना, लास्ट टाइम यही से क्वेश्चन आया था, वी रियल अपॉन वी आइडियल, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन था। अपना जो वेलोसिटीज है URMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बेस्ड न्यूमेरिकल्स अपन को देखने। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बनते, बट यहाँ से चांसेस थोड़ा कम बनते। ये जो पार्ट बेटा यहाँ से 99% एक क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेज है इस बार, तो बाकी ये चीज भी अपन को देखनी है बेटा। क्रिटिकल फिनोमिनाज की लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, वो चीजें अपन को देख के जानी क्लियर होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गैसेज के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक अपना हो गया, गैसेज के बाद आएगा बेटा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट से ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, बट कभी कभार 2 क्वेश्चन भी यहाँ से आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन को सबसे फर्स्ट अपना क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा। उन डिफरेंस के पॉइंट से भी क्वेश्चंस आए हैं और आ सकते हैं, क्लियर होगी बात। तो अपना सॉलिड 2 टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। एक एन आइसोट्रोपिक होता है, एक आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। वो सारी प्रॉपर्टीज अपन को देख के जानी है। क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स क्या है, एमॉर्फस के एग्जांपल्स क्या हैं। नेक्स्ट में बात करूं 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। 7 क्रिस्टल सिस्टम्स देखना बेटा अपन को, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ट्रिक तुम्हें क्यूट और मदर, ये ट्रिक से मैंने बताया था क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल। तो यहाँ से उनके बारे में भी ए बी और सी में रिलेशन देखना है, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन भी अपन को अच्छे से देख के जाना है। यहाँ से क्रिस्टल अपना क्वेश्चन आ सकता है। क्रिस्टल डेंसिटी फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ही फॉर्मूला है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम ए क्यूब जेड बाई एन ए। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। 5 चीजें इसके अंदर कोई एक अननोन होगी, 4 गिवन होगी, तो यहाँ से डेंसिटी के इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी अपना आ सकता है। नेक्स्ट में बात करूं बेटा वॉइड्स के बारे में, टेट्राहाइड्रल वॉइड, THV एंड OHV, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की पोजीशंस पता होनी चाहिए, कहाँ पे, FCC और HCP के अंदर। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, FCC को अपन CCP भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए। 2 THV के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जेटा JEE मेंस 2019 में क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से आ सकता है। 2 OHV के बीच की न्यूनतम अपनी मिनिमम डिस्टेंस अपन को पता होनी चाहिए। और ये FCC में THV कितने बनते हैं और OHV कितने बनते हैं, HCP में टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कितने बनते हैं। बिल्कुल सिंपल है बेटा, अगर तुम देखोगे ये चीज। उसके बाद बात करता हूँ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी एटम्स अरेंजमेंट। अब ये एटम्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन बेटा 2019 में आया था कि ये ए एटम कहाँ पे FCC में है, बी एटम्स अपना 2/3 ऑफ दी टेट्राहाइड्रल वॉइड, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में है। तो वहां से अपना फॉर्मूला अपन बना सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चंस तुम देख चुके हो। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और वॉइड से भी आ सकते हैं कि एक ए एटम मेरा FCC के अंदर है और बी एटम मेरा कॉर्नर्स के अंदर, तो फॉर्मूला क्या होगा सिंपल अपन बता सकते हैं। बोल रहा है कि ए एटम मेरा HCP के अंदर है, बी एटम मेरा टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के अंदर, तो फॉर्मूला क्या होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर होगी बात। रॉक सॉल्ट
स्ट्रक्चर के बारे में बेटा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होगी, इसके अंदर अपना फ्लोराइड स्ट्रक्चर होगी, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर्स अपन को अच्छे से देखनी है। एक तो रॉक सॉल्ट हो गया कि रॉक सॉल्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, Na+ कहाँ पे प्रेजेंट है, Cl- कहाँ प्रेजेंट है। फ्लोराइड हो गया, एंटी फ्लोराइड हो गया। फ्लोराइड अपना कौन सा हो गया, जैसे CaF2 हो गया, एंटी फ्लोराइड जैसे Na2, जैसे एग्जांपल्स अपन ने देखा था। तो उनमें पता होना चाहिए केटाइन एनाइन कहाँ प्रेजेंट है, उनमें रिलेशंस क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बेटा फ्लोराइड स्ट्रक्चर से नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में, तो यहाँ से फिर से आ सकता है। तो तीनों स्ट्रक्चर्स देख के जानी है अपन को। और लास्ट वन अपना डिफेक्ट्स की बात करूं तो शॉर्ट के और फ्रैंकल डिफेक्ट में अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल चीज है रिवीजन के लिए, क्लियर होगी बात। ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आने के चांसेज है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक करना हो गया लिक्विड सॉल्यूशन की। मैं बात करता हूं 1 से 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस यहां से भी है। तो सबसे पहले बात करूंगा बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स पता होनी चाहिए, मोलरिटी, मोलिलिटी और मोल फ्रैक्शंस, इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी और भी है अपना परसेंटेज W/W हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये मोलिलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए, क्लियर होगी बात। उसके बाद हेनरी लॉ एंड राउट लॉ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बेटा ये चीज। सॉल्युबिलिटी के बारे में यहाँ से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन सॉलिड के बारे में तो हेनरी लॉ और राउट्स लॉ। नेक्स्ट बात करूं बेटा डिफरेंस ऑफ बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अच्छे से डिफरेंस आना चाहिए। कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउट की लॉ से, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, उनके एग्जांपल्स, ये पोर्शन बहुत अच्छे से एग्जांपल्स अपन को देख के जाना है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बेटा, चारों के फॉर्मूले। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अपना हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू क्या हो जाता है, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। अपना नेक्स्ट वन हो जाता एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू I KB इंटू मोलिलिटी। डिप्रेसिएशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू स्मॉल m हो जाएगा। और अपना ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू I CRT। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मोलिलिटी अपन को कैलकुलेट करना आना चाहिए। एंड वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि वांट ऑफ फैक्टर फॉर डिसोसिएशन, वांट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के लिए कितना हो जाएगा 1 + n-1 इंटू अल्फा हो जाएगा। जैसे AlCl3 दे दिया, AlCl3 दे दिया बेटा, इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो कितने मॉलिक्यूल्स n की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 कैटाइन है, 3 एनाइन है, n की वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर होगी बात। ये था अपना लिक्विड सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले बात करूंगा बेटा मैं नस्ट इक्वेशन की, और नस्ट इक्वेशन से ही पहले बात करूंगा मैं E0 सेल की। तो E0 सेल तो सबको कैलकुलेट आना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहाँ पे, एनोड पे, प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ पे, कैथोड पे, क्लियर होगी बात। कुछ लोग बेटा यहाँ पे माइनस लगाते हैं, फॉर्मूले को चेंज करते हैं। अपने को एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लेंगे। कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। अगर नहीं गिवन है तो चेंज कर देंगे। एक सेम मेटल के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल चेंज करोगे तो साइन चेंज करना है सिर्फ। तो E0 सेल कैलकुलेट करना आना चाहिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, क्लियर होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन E सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। E0 सेल आ गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अपन राइट कर सकते हैं कंप्लीट सेल इक्वेशन से, देन अपना E सेल भी आ जाएगा। सेल रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए, इधर एनोड है, इधर क्या हो जाएगा कैथोड। ये सारी चीजें तुम पढ़ चुके हो। उसके बाद बात करता हूं बेटा फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फेराडे के 2 लॉ बेटा, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, एक सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे का अपना फॉर्मूला पता होना चाहिए अपन को कि डिपॉजिटेड वेट कितना होगा, W इक्वल टू अपना E/96500 इंटू IT हो जाएगा। W इक्वल टू क्या हो जाएगा ZIT,
ZIT हो जाएगा, और Z किसके बराबर है, E अपॉन 96500 इंटू IT। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे भी अपन को पता होना चाहिए, क्लियर होगी बात। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS के बारे में पता होना चाहिए कि अपन ने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उसको अपन एक सीरीज बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, तो वहां से अपन को पता चल जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूं बेटा, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट में यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कापा, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, ये सारे फॉर्मूले अपन को देख के जाने कि अपना R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपना रजिस्टिविटी, रो इज इक्वल टू क्या, RA/L हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होगी, सारे यहाँ से फॉर्मूले। कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है बेटा, और बाकी इनकी यूनिट्स भी अपन को अच्छे से देखनी है, तो ये पार्ट अपन को थोड़ा सा इसको टाइम देना है, सारे फॉर्मूले इंटरकनेक्ट करके अपन को याद रखने हैं, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट में बात करता हूँ बेटा, कोलरॉस लॉ भी अपने लिए इंपॉर्टेंट, और इसके प्रिंसिपल अल्फा किसके बराबर होता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अल्फा भी पूछ सकता है, बिल्कुल सिंपल, ये दोनों वैल्यूज देके और इसके एप्लीकेशंस अपन को देखने। कोलरॉस का लॉ क्या बोलता है, अगर मुझे 3-4 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 फाइंड करनी है, इसके लिए 3-4 इंफॉर्मेशंस गिवन है, तो ये कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं वो चीजें अपन को देखना है। सम कमर्शियल बैटरीज, तो बैटरीज के बारे में भी देखना है कि बैटरीज में एनोड किसका बना है, कैथोड अपना किसका बना है, और इलेक्ट्रोलाइट अपन ने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या लिया, तो ये चीजें अपन को देख के जानी है बेटा। 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेज है, थोड़ा अपना लेंथी चैप्टर है, तो अपन को थोड़ा सा इसमें टाइम देना ही पड़ेगा बेटा ये चीजें। बाकी इंपॉर्टेंट जो चीज है बेटा इस बार क्वेश्चन आने के चांसेज, एक तो अपना ये पार्ट हो गया, एक अपना नेक्स्ट इक्वेशन से, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा नेक्स्ट इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है इस बार के क्वेश्चन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अपन क्लियर हो गई बात। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आ गया अपना केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में देखिए बेटा अपन को कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस करना, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दी रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले मुझे कोई भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन राइट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू गामा से कोई भी रिएक्शन गिवन है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1 अल्फा माइनस के dA/dt रिएक्टेंट है, तो 1 के बीटा रिएक्टेंट है, तो माइनस के dB/dt, और अगर 1 गामा प्लस के dC/dt हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट है तो प्लस, रिएक्टेंट है तो माइनस। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले राइट करना आनी चाहिए अपन को। उसके बाद नेक्स्ट में बात करूं बेटा कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था विद इन 5 सेकेंड का, तो अपन को फॉर्मूलेज पता है, तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में अपना क्वेश्चन को अपन को अटेम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। तो देखिए बेटा जीरो ऑर्डर के बारे में अपन को अच्छे से देखना है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपना KT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 log ऑफ A0/80 हो जाएगा, और अपना T आप किसके बराबर होता है, बोले 0.693 डिवाइडेड बाई K। तो ये फॉर्मूलेज अपन को याद रखने हैं। जीरो ऑर्डर भी अपन को अच्छे से देखना है, इनके ग्राफ पे भी बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट में बात करता हूं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम। कंसंट्रेशन का भी इफेक्ट आ सकता है, कोई रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है तो कंसंट्रेशन को मैंने मान लो डबल कर दिया, ए की बी की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, तो अपनी रेट पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इसका एक क्वेश्चन अपन को देखना है। नेक्स्ट में बात करूं बेटा आरएनएस इक्वेशन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा एच किसके बराबर होता है, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, और एक अपना फॉर्मूला के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस का ए बाई आर टी, एक लॉग वाला फॉर्मूला लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस के 1/T2। तो ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन अपना आ सकता है। तो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट वन टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्वेश्चन कि इतने टाइम से बढ़ा दी तो इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। अगर मैंने बोला 80 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन इतनी है तो RT प्लस डेल्टा T अपन को कैलकुलेट,
तो यहाँ से म्यू की पावर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई 10 हो जाएगा। ये फॉर्मूला तुम लगाओगे जब भी टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्वेश्चन आएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। मान लो कि मुझे रेट गिवन है बेटा 50 डिग्री पे रेट गिवन है, और मुझे रेट पूछा है बेटा 100 डिग्री पे, 50 डिग्री पे गिवन है, 100 पे पूछा है, और जनरली म्यू कितना होता है, 2 होता है, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी, 10 आ गई। तो डेल्टा टी कितना आ गया, और 50 पे गिवन है, 100 पे पूछा, डेल्टा टी कितना आ गया 50 अपॉन 10 कितना 5, 2 की पावर 5 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आर टी प्लस डेल्टा टी पे रेट, म्यू की पावर डेल्टा टी बाई 10, म्यू क्या हो गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट। गिवन नहीं है तो अपन 2 मानते, क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को राइज करने पे बेटा रेट ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइम्स क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जब नहीं बोला जाएगा तो अपन कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। तो ये हो गया अपना केमिकल काइनेटिक्स। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सरफेस केमिस्ट्री। क्या आ गया अपना, सरफेस केमिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आएगा बेटा, एक क्वेश्चन आना फिक्स है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे अपन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में जितने भी 7-8 डिफरेंस है वो अच्छे से पता होना चाहिए, कौन मोनोलेयर फॉर्म करता है, कौन मल्टीलेयर फॉर्म करता है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट मैं बात करूंगा बेटा, ये डिफरेंस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने की चांसेस है इस बार यहाँ से। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एड्जॉर्प्शन, ये भी पता होना चाहिए। एड्जॉर्प्शन ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे एड्जॉर्प्शन को होने के लिए बेटा अपना क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, ये चीज भी यहाँ से देखनी है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट मैं बात करूँ फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इंपॉर्टेंट है। Kx बाई एम क्या होगा अपना, बोलो भाई, K P की पावर 1 बाई एन, डिफरेंट कंडीशंस पे ये वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को अच्छे से देखना है, लास्ट बार ग्राफ का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद बात करता हूँ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये हो गया अपना एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के बाद कैटलिस्ट में एक ही पार्ट देखना है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। कि होमोजीनियस का मतलब क्या हो जाएगा, जब रिएक्टेंट और अपना कैटलिस्ट दोनों सेम फेज के अंदर है तो उसको होमोजीनियस कैटालिसिस बोलेंगे। एंड जब अपना रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज के अंदर है उसे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस अपन बोल देंगे। और 2-3 प्रोसेज है, हेबर्स प्रोसेज में क्या कैटलिस्ट ले रहे हैं, अपना कॉन्टैक्ट प्रोसेज में कौन सा कैटलिस्ट ले रहे हैं, क्लियर होगी बात, वो चीज भी अपन को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ दी कोलाइड्स। अब यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड कोलाइड्स की बात करता हूँ। तो टोटल कोलाइडल सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं और उनके एग्जांपल्स, क्लियर होगी बात। टोटल 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। गैस का गैस में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता बिकॉज दे आर फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, क्लियर होगी बात। जैसे मेरे को कोई भी चीज दे दी, क्लाउड दे दिया, इसके अंदर डीपीएन डीएम क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, प्रक्षेपित प्रावस्था एंड प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा, वो चीज पता होनी चाहिए। तो ये टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अपने देख लिया। नेक्स्ट वन, हार्डी-सुलजे का नियम इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हार्डी-सुलजे का नियम इंपॉर्टेंट है कि कैटायनिक अगर अपना सोल है वो किसके द्वारा कोएगुलेट होगा, एनाइन के द्वारा। अगर एनाइनिक सोल है तो वो किसके द्वारा कोएगुलेट होगा, कैटाइन के द्वारा। चार्ज मैग्नीट्यूड नहीं देखना, क्लियर होगी बात यहाँ पे। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 बेटा मान ली कि नेगेटिव सोल है तो ये किसके द्वारा कोएगुलेट होगा, पॉजिटिव के द्वारा। जैसे मुझे दे दिया NaCl, मुझे दे दिया बेटा KCl, MgCl2 और मुझे दे दिया AlCl3। तो ये नेगेटिव सोल है, किसके द्वारा कोएगुलेट होगा, पॉजिटिव आयंस के द्वारा। Na के ऊपर प्लस, K के ऊपर प्लस, Mg के ऊपर +2, एल्यूमिनियम के ऊपर +3। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका कोएगुलेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा, विदाउट मैग्नीट्यूड देख रहा है। अगर पॉजिटिव सोल आता तो नेगेटिव को अपन देखते, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका कोएगुलेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो हार्डी-सुलजे का नियम इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बात करता हूं बेटा गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिंग पावर। जो लियोफिलिक सोल होते हैं उनमें बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, वो लियोफोबिक को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितना गोल्ड नंबर जितना कम होगा प्रोटेक्शन पावर उतनी ज्यादा होगी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। गोल्ड नंबर जितना कम प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। बाकी अपन को एक यहाँ पे ब्रिडिक्स आर्क मेथड भी देख लेना है, कौन सी मेटल्स के लिए यूज होता है, कॉपर AgAu के लिए। एक पेप्टाइजेशन को भी, एक अगर बात करूं बेटा
पेप्टाइजेशन भी अपन को यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। तो क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो ये टोटल 12 चैप्टर्स अपन ने डिस्कस किए फिजिकल केमिस्ट्री के। इन 12 चैप्टर्स के अंदर अपन ने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके बारे में देखा। तो इन टॉपिक्स को लास्ट 10 डेज के अंदर अपन को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। थ्योरी के साथ साथ अपन को न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। जैसे यहाँ से बेटा अपना थ्योरी क्वेश्चन आएगा, क्लियर होगी बात। बाकी मोस्ट ऑफ द चैप्टर से अपने न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे। न्यूमेरिकल बिल्कुल इजी आएगा, कोई ऐसी भयंकर कैलकुलेशंस नहीं आएगी जो तुम विद इन 1 मिनट्स के अंदर ना कर पाओ। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फोकस्ड रहना है। लास्ट डेज अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों की तैयारी बेटा अच्छे से नहीं हुई है वो भी लास्ट डेज में अच्छे से फोकस कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें है वही इस टाइम पे पढ़िए। कोई चीजें तुमने नहीं पढ़ी, कोई एक आधा चैप्टर नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए इस टाइम पे। जो चीज आ रही है उस पर अच्छे से फोकस करना है, लग जाना। ये 15 डेज के अंदर बेटा एक अच्छा मेडिकल कॉलेज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए, दोनों के लिए। तुम्हारी लाइफ उसी के ऊपर डिपेंड है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम्स ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं अपने। तो आगे और अपने को सच्चे दिल से बेटा मेहनत करनी है, और जो सच्चे दिल से स्टडीज कर रहा है, जो इस टाइम को जिसने वेस्ट नहीं किया, उसकी जीत बेटा 100% होगी। बाकी मिलती है नेक्स्ट पार्ट लेके केमिस्ट्री का। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।